नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा यूपी टेट के लिए पहला वीडियो है जिसमें हम आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्नों को आपके साथ साझा करेंगे। इसमें हम आपको दे रहे हैं टारगेट 25 प्लस का। आपका कितना सही हो रहा है आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गार्डनर। मनोवैज्ञानिक गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, भाषाई, स्थानिक, दैहिक, इंद्रियगत, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, सांगीतिक, तार्किक, गणितीय के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्होंने सन 1983 में इसे प्रतिपादित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पढ़ने या वर्तनी में। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता है जिसका असर पढ़ने, भाषा को समझने और वर्तनी में कठिनाई होती है। ये कुछ कौशलों और योग्यताओं को प्रभावित कर सकती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती? इनमें से कौन से शिक्षक की भूमिका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये गलत है। दिए गए विकल्प में आपका शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये आपका गलत है। यहाँ यह वाक्य निषेधार्थ है, इसलिए समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती, जबकि समावेशी कक्षा में शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो शेष आपके विकल्प बिल्कुल सही हैं। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम के अतिरिक्त समय देना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको करनी चाहिए, लेकिन निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसा लिखा होता तो बिल्कुल सही जवाब होता। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के चिंतन और सीखने की समझ को विकसित किया जा सके। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, शारीरिक विकास से। बच्चे की वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित है। जन्म के बाद 15 से 20 वर्ष की आयु तक कद और वजन के क्षेत्र में शारीरिक विकास होता है। नवजात शिशु का सिर अपेक्षाकृत बड़ा और धड़ तथा बाकी अंग छोटे होते हैं, जो कि वयस्क होने पर अपेक्षाकृत रूप से छोटे सिर और लंबे धड़ तथा अंगों में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मानव विकास का प्रारंभ होता है। राइट आंसर आपका यह हो जाएगा, गर्भावस्था से। मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सी आर एम गेने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आर एम गेने हैं। बी एफ स्किनर ने वर्बल बिहेवियर नामक किताब लिखी थी। स्किनर जी ने वर्बल बिहेवियर नामक पुस्तक 1957 में लिखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टेनले हॉल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टेनले हॉल का है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है?
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय नमूने के अनुसार, जो कि NCERT द्वारा विकसित किया गया, इसमें आपका 6 मिनट पढ़ाना, पुनर्शिक्षण आपका 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट और पुनर्फीडबैक 6 मिनट, पुनर्योजना 12 मिनट, कुल मिलाकर आपका 36 मिनट का समय लगता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रास। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन रास का है। अचानक सीखने की गति का रुक जाना सीखने में पठार कहलाता है। सीखने में पठार आने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे आपका रुचि व प्रेरणा में कमी, सीखने की अनुचित विधि, थकान, ये सभी विभिन्न कारण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। यह बच्चे और छात्रों के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में मदद करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में दूसरी बाधा अवरोधन की है। देश की अधिकांश प्राथमिक विद्यालय अवरोधन से ग्रस्त हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कौशल में पूर्व एग्जाम का परीक्षण आता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रस्तावना कौशल। पूर्व एग्जाम का परीक्षण प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है। प्रस्तावना कौशल एक समूह सीखने का खेल है जो सामाजिक और भावात्मक साक्षरता सहित 21 सी लर्निंग कौशल को बढ़ावा देने में मदद करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तंभ ए स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एनिमल इंटेलिजेंस आपका थॉर्नडाइक हो जाएगा। पुनर्बलन की सूची, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर के साथ रिलेट करती है। सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट के साथ रिलेट करता है। और लास्ट आपका अनुकूलन पियाजे हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 86वें संशोधन। संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। भारत का संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल थे। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था को कोल एब तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। विकास की बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। रास ने इसे छद्म परिपक्वता का काल कहा। किलपैट्रिक ने इसे प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल कहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गिलफोर्ड। यह कथन गिलफोर्ड का है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची ए को आपका सूची बी से मिलान करना है। ब्रूनर आपका संप्रत्यय उपलब्धि से रिलेट करते हैं, इसलिए आपका ब्रूनर के साथ संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। आशुबेल का संबंध अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान से है। ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से हैं और गार्टनर आपका लास्ट है, तो ये आपका बचा साइंटेक्स शिक्षण। ब्रूनर संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, गार्डनर आपके साइंटेक्स शिक्षण प्रतिमान होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान है। इसके बाद आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। जीन पियाजे के विचार 21वीं सदी में शिक्षा के नज़रिए को सामने लाती है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विचार अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है। शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना तथा उनको सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। बिग्गी ने शिक्षण अधिगम के 3 स्तर बताए हैं। पहला आपका स्मृति स्तर है, मेमोरी लेवल। दूसरा आपका बोध स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल।
तीसरा आपका चिंतन अथवा मनन स्तर बताए हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यह उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंतप्रज्ञ अवस्था। आंतप्रज्ञ अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो दिखाई जानी है ऐसे अनुक्रम व बारंबारता से प्रस्तुत की जाए जिससे बच्चे तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीखते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। सही क्रम हो जाएगा आपका खोज, खोज आपका पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा आपका प्रस्तुतिकरण, तीसरा आपका आत्मीकरण, चौथा आपका संगठन व्यवस्था और पांचवा आपका, अब आप मिलान कर लिए होंगे, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और पांचवा, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इनका सही क्रम खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन व्यवस्था, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुमूल्यन। अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुमूल्यन के अंतर्गत व्यवहार की वह अभिप्रेरणा आती है जो व्यक्ति की किसी मूल प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लंबवत। लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है क्योंकि मनुष्य के सीखने की दर समय के साथ एक समान नहीं रहती। सीखने का जब समय के साथ वक्र बनाया जाए तो इसे अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नत्तोदर वक्र, मिश्रित वक्र। इस तरह हमारा 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।